अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद करती हूँ हमारे इस शो आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे ना सिर्फ आप लोगों को बल्कि आप लोगों के इर्द गिर्द लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। सिमिलरली इस दफ़ा भी हम एक बहुत ज़्यादा प्रेसिंग इशू पे बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी रेलिवेंट है आजकल के टाइम में भी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल्स खुलने वाले हैं और इनफैक्ट खुल भी गए हैं काफ़ी सारे स्कूल्स, और अभी भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस हैं और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। इस सिलसिले में हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज करेंगे और जिसके लिए हम आरिफा खातून से भी बात करेंगे, हु इज़ द मैनेजर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एट इंडस हेल्थ नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा आरिफा, हम इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि कितना ज़्यादा ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा हमारे लिए, नॉट एज नॉर्मल सिटीजन्स बट पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को पहली दफ़ा स्कूल भेजेंगे, बच्चों के लिए भी और स्पेशली स्कूल्स वालों के लिए, क्योंकि उनको SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा, नए चैलेंजेस होंगे। तो आप थोड़ा सा हमें इस बारे में गाइड करें कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें इन सब चीज़ों को इन कॉन्टेक्स्ट लेना। कोविड जिस तरह से अडल्ट के लिए एक डिजीज़ है और वो ख़तरनाक हो सकती है, इसी तरह से बच्चे भी उतने ही वल्नरेबल हैं। और जब बच्चों का स्कूल, आपको पता है पिछले काफ़ी कोई 8-6 महीने से स्कूल बंद पड़े हुए थे, उसकी वजह भी यही थी कि बच्चों के अंदर ये डिजीज़ ना आए। अब जाके पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किस्मती से थोड़ा इसके में डिक्लाइन आ रहा है और कंट्रोल हो गया है, तो जो स्कूल दोबारा से रीओपन किए जा रहे हैं उसमें हमें बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे बच्चों में भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। तो जो SOPs हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम इसको साथ साथ डिटेल बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें फॉलो करना ज़रूरी होगा जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि क्या ये सच है कि बच्चों में इन्फेक्शन मतलब कोरोना वायरस स्पेसिफिकली कम होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, या फिर उनकी भी प्रॉबिलिटी सेम ही होती है? नहीं, उनके साथ के रिस्क का तो फैक्टर वही है जो अडल्ट में है, बच्चों में भी हो सकता है। पर उन बच्चों में ज़्यादा इसकी जो डिजीज़ का रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बच्चे एस्थमेटिक होते हैं या बच्चे जो डायबिटिक होते हैं, उनमें इसका रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ज़ाहिर है उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है कि वो बच्चे जो किसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लाइक खुदा ना खास्ता किसी ऐसी ड्रग पे हैं जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, उनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा केयर करने की। इस तरह के पेशेंट बच्चे जो डायबिटिक हैं या एस्थमेटिक बच्चे बहुत होते हैं उस वजह से। लेकिन आम बच्चे भी जो हेल्दी सेहतमंद हैं वो भी एक्वायर कर सकते हैं डिजीज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, चाहे वो अडल्ट इन्फेक्टेड हो या कोई बच्चा इन्फेक्टेड हो, तो वहाँ से वो एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताएं कि बच्चों का रोल ट्रांसमिशन में कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉजिटिव हूँ, हो सकता है मुझे सिम्टम्स नहीं हो रहे हो लेकिन मैं किसी और को पास कर सकती हूँ, राइट? तो इस सेंस में बच्चे कितना रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस? देखिए, ये तो है अडल्ट में कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, लेकिन बच्चों में इसकी तरह थोड़ा सा डिफरेंट है रोल। CDC की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि जो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो भी डिजीज़ ट्रांसफर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स में भी और अपने टीचर्स में भी या जिसके कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं। तो इन बच्चों से भी डिजीज़ जा सकती है, और अगर सिम्टम्स हैं तब तो है ही रिस्क मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास अभी एक सवाल भी ये आया है कि जो मास्क हैं, आजकल हर तरीके के मास्क अवेलेबल है मार्केट में। आप लोग ने भी अक्सर देखा होगा कि कपड़े के मास्क भी होते हैं, फिर सर्जिकल मास्क होते हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगी कि बच्चों को, और एज ग्रुप के साथ अगर आप थोड़ा हमें बता सकती हैं कि बच्चों को किस तरह के मास्क उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे और किस तरह के मास्क ही उनको स्कूल जाके पहनने चाहिए? ओके, देखिए, जब कोविड आया था तो दुनिया भर में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो मास्क पहनते हैं उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो जो रिकमेंडेशंस देती हैं जो एजेंसीज लाइक CDC या WHO, तो उसने कहा था कि आम पब्लिक जो है वो कपड़े का मास्क पहन सकती है, लेकिन कपड़े के मास्क में 3 लेयर्स होनी चाहिए। यानी एक सिंगल लेयर के साथ कोई मास्क नहीं होना चाहिए, उसकी 3 लेयर्स होनी चाहिए, एक आउटर साइड की, एक इनर साइड की, एक मिडिल जो एक फिल्टर का काम करती है। तो आप घर में बच्चों को या बड़े भी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कपड़े का मास्क पहन सकते हैं इस तरह 3 लेयर्स के साथ, लेकिन उसको फिर डेली आके वॉश कर लें और उसको आयरन कर लें, उसके बाद पहने।
जहाँ तक है बात बच्चों की कि वो किस एज, स्पेसिफिक एज में वो पहने या ना पहने, डेफिनेटली बच्चों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा सा सफोकेटेड करता है, तो बच्चे इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, लेकिन मास्क अगर बच्चे नहीं पहन पाते किसी वजह से, तो जो बाकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना जरूरी है। लाइक आप डिस्टेंस रखें, लाइक हैंड हाइजीन का ख्याल करें, कि बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप कर दें कि आपने हैंड हाइजीन तो करनी है, चाहे आप सोप एंड वाटर के साथ कर रहे हैं, चाहे आप हैंड सैनिटाइजर के साथ कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो अगर बच्चे मास्क नहीं पहन पा रहे हैं तो। अगर समझदार बच्चे हैं, लाइक अगर एज वाइज देखा जाए तो 2 साल या इससे बड़ा वाला बच्चा थोड़ा सा ज़ाहिर रिलक्टेंट होगा कि मैं किस तरह से मास्क पहनूं, लेकिन बड़े बच्चे तो पहन सकते हैं। तो एजुकेट तो यही करना है, क्योंकि ये सारी गाइडलाइंस रिप्लेसमेंट नहीं है किसी और चीज़ का, हमें करना तो पड़ेगा, एसओपी को फॉलो तो करना पड़ेगा। बच्चों पे जाहिर है, बच्चे बादशाह हैं उनके साथ उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि आप फिर उनसे कह अच्छा बेटा थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले, हैंड हाइजीन। जी, तो मतलब बच्चे को एजुकेट करना हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो इसको मजाक की तरह ना लें, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू एंड दे शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दैट्स वेरी गुड। आई थिंक अब बच्चों की बात हो गई ना, लेट्स टॉक अबाउट द पेरेंट्स। ठीक है, अब जब सुबह अम्मा अब्बा उठे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो वो किन किन चीज़ों की चेकलिस्ट अपने पास रखें कि हाँ हमारे बच्चे के पास जैसे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। तो एज अ पेरेंट अगर आप थोड़ा बता सकेंगे पेरेंट्स को किस किन चीज़ों की स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एहतियात काफ़ी रखना चाहिए। देखिए, वहाँ एक तो आपने कह ही दिया कि उनके पास सैनिटाइजर और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो मेरा एक ख्याल है कि जो चीज़ों को बच्चों को एजुकेट भी करना चाहिए और प्लस बच्चों की इन चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, वो ये है कि जब वो स्कूल जाने लगे तो शावर लें, फ्रेश धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, उनके बैग्स और उनकी सारी जो एक्सेसरीज हैं जो बैग के अंदर होती हैं वो सारी साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो पेरेंट्स के लिए तो वो शाम में वापस आके उसको वाइप कर दें अल्कोहल के साथ या क्लीन कर दें किसी तरह से, और उनको उनकी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए। लाइक अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आ गई हैं वो और वो इन्फेक्टेड हो सकता है वो, तो फॉर सेफ साइड उसको क्लीन कर लें। बच्चों को एजुकेट करें कि बेटा आपने अननेसेसरी किसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, अगर ज़रूरत नहीं है दीवार पे हाथ लग के खड़ा करने की तो मत हाथ लगाएं, किसी से हाथ मत मिलाएं, किसी की बहुत क्लोज उसमें ना जाएं। हाँ, सोशल हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलें लेकिन डिस्टेंस के साथ। तो ये एजुकेशन बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का लंच उनके साथ होना चाहिए, जो पेरेंट्स घर से, मदर जो है वो घर से बनाते हैं, कैंटीन से ना लें। एग्जैक्टली, बाहर से कोई हमें नहीं पता कि वो किस तरह की चीजें और क्या उनकी हाइजीन है। तो ये चीजों की एक चेकलिस्ट वो मेंटेन करें। बच्चा वापस आए तो क्या उसने शावर ले लिया, बच्चे को एजुकेट कर दें कि तुम शावर लो और टिक कर दो, अपनी चीजें एक जगह पे रखो ताकि मदर बाद में उसको क्लीन कर दे या डिसइंफेक्ट कर दे, उसका टिक कर दे कि ये आपने करना है। कपड़े आपके रोजाना वॉश होने चाहिए, उसका आप टिक कर दे। तो एक चेकलिस्ट बनाई जा सकती है जो एक याददाश्त होगी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। एजुकेशन है एक्चुअली, इस तरह से मेरा ख्याल है फ्यूचर में भी हम अपने बच्चों को ये सारी चीजों पे ले जा सकते हैं। जी, थैंक यू इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ कि पेरेंट्स आई थिंक घर पे भी जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो दे शुड ऑल्सो मॉनिटर द टेम्परेचर और छोटी बहुत चीज़ें कि अगर उसको खांसी हो रही है या बॉडी पेन या जो भी, तो ये भी एक चीज़ पेरेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली काफ़ी सवाल हैं इसके बारे में कि पेरेंट्स का तो अब हो गया, अब एज स्कूल्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अपने मेंटेनेंस स्टाफ को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए कि आप इस तरह की सफाई करें, या मतलब उस बारे में थोड़ा आप प्लीज़ गाइड करें। देखो, स्कूल की तो इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि घर में तो बच्चा अकेला है या 2 बहन भाई हैं या 3 होंगे जो मदर उसको अच्छा सा टेक केयर कर सकती है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जो स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे उनको एंट्रेंस से लेकर पूरे स्कूल में जो सारा दिन वो लोग एक्टिविटी करेंगे और एग्जिट तक उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लाइक आपको सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को सबसे पहले ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि बच्चे आएंगे तो उसको किस तरह से डिस्टेंस के साथ उसको लेना है, किस तरह से उसको बच्चों को मास्क के लिए करना, अवेयर करना है, और वहीं पे अगर कोई टेम्परेचर चेकिंग का हो रहा है तो किस तरह से उसकी डेस्क मेंटेन होगी, कितने डिस्टेंस पे वो सब भी साफ इक्विपमेंट यूज हो रहा होगा, हाँ कोई ज़ाहिर उनकी भी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उनकी स्कूल वालों की जिम्मेदारी हुई कि अपने टीचर्स की ये भी रखें कि क्या उनका स्टेटस क्या है कोविड के हवाले से, क्या कोई टीचर पॉजिटिव तो नहीं है या उनमें अगर कोई सिम्टम्स तो नहीं है, अगर कोई सिम्टम है तो उनको कैसे कम्युनिकेट करना है टू द पेरेंट्स, या डॉक्टर की हेल्प किस तरह से लेनी है, किसी डॉक्टर के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। इसी तरह से सफाई
क्लीनिंग स्कूल की, उनके डेस्क की, उनकी टेबल्स की किस तरह से होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर, और बच्चे अपनी ब्रेक टाइम पे किस तरह से लंच लेंगे, अपनी ब्रेक को किस तरह से करेंगे, क्या बच्चे आपस में शेयर तो नहीं कर रहे कोई चीज़ें, इन चीज़ों के हवाले से स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको टेक केयर करें और देखें कि बच्चे किसी तरह से कहीं से भी कोई एक्वायर ना कर लें ये डिजीज़। ठीक है, बिल्कुल। एंड आई थिंक स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं की और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उस हवाले से भी बताएं कि जैसे आर्ट्स का पीरियड होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों में स्कूल को कितना एक्टिव रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सारी टीचिंग में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो ऐसा स्टफ यूज़ करें स्कूल में जो वॉशेबल हो या जिसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी पेंसिल्स या तो एक बैग बना के हर बच्चे को दे दे कि ये आपका है, आपने खुद इसको संभालना है, अगर ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ऐसा स्टफ यूज़ करें जिसको क्लीन किया जा सकता है। ऐसा लेदर या कोई ऐसा स्टफ ना हो जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फंस जाए, उसे क्लीन ना किया जा सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। लाइक अगर हम आप ये सामने आप ये उठा के दिखा सकते हैं, ये वाला जो इस तरह का स्टफ नहीं होना चाहिए। ये स्टफ एक खतरनाक है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फंस सकते हैं और ये वॉश एंड डिसइंफेक्ट नहीं होते। तो इस तरह का स्टफ नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिससे वाइप किया जा सके। और वाइप करने के लिए अगर मैं डिसइंफेक्शन की मैं बार बार बात कर रही हूँ तो बहुत ही ईजी है। जो कोविड का वायरस है वो ईजीली सोप एंड वाटर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि सोप एंड वाटर से क्लीनिंग एंड वो सारी चीज़ें हो जाएं। इसके अलावा हाइपोक्लोराइड यूज़ किया जा सकता है जो आम मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। तो अल्कोहल है, स्प्रे या रॉ स्पिरिट है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये किल कर देता है ईजी से इस तरह के वायरसेस को। ठीक है। अच्छा, और आपने सही अभी टीचर्स की जैसे बात की कि टीचर्स में भी देखना चाहिए कि उनको वायरस तो नहीं है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को। तो टीचर्स और जो स्टाफ है वो किस तरह इन सब चीज़ों के लिए मेक श्योर करे कि उनकी वजह से बच्चों को नहीं हो, तो उनकी SOPs क्या होनी चाहिए टीचर्स की स्पेसिफिकली इन दैट सेंस? देखिए, कोविड के हवाले से जितनी अवेयरनेस इस वक्त दी जा रही है वो मेरे ख्याल मोर देन इनफ है। हर आप टेलीफोन उठाएं, कोई नंबर मिलाएं, आपको वो मैसेज आ रहा होता है, आप टीवी खोलें, मैसेज आ रहा होता है। तो मेजर जो 3 चीज़ें हैं वो डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है एंड फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग है। तो यही चीज़ें अगर जो टीचर्स हैं या स्टाफ हैं वो इसको मेंटेन कर लेते हैं तो डिजीज़ जो है वो उससे सेफ हो सकते हैं। अभी CDC डायरेक्टर ने, जो CDC सेंटर ऑफ डिजीज़ एंड कंट्रोल है, उसने कहा कि वैक्सीन से भी ज़्यादा अहम चीज़ आपका मास्क है। अगर आप मास्क प्रॉपरली वेयर कर लेते हैं तो आप बहुत सारे डिजीज कोविड से वैसे ही बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर सब लोग इसको अपनी अपनी जगह पे इसको फॉलो करें इस SOP को, तो हम अपने मुल्क से बाकी जो कुछ केसेस रह गए हैं उसको भी ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी सवाल आया है हमारे पास कि जब स्कूल रीओपन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मॉनिटर करनी लाजमी है, लाइक फ्रॉम स्कूल्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि किन बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने बच्चे को आज स्कूल भेजना है या फिर मतलब स्कूल का सेफ एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं? एक तो वही है जो अभी हम अब तक बात करते आ रहे हैं कि SOP को किस तरह से फॉलो करना है। दूसरा, क्राउड ना हो ज़्यादा स्कूल के अंदर। अगर आप देखें तो 5 अगर क्लासेस हैं तो अच्छी एक क्लास में अच्छे खासे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको ग्रुप किया जा सकता है। लाइक जिस तरह से एक प्लान भी है शायद कि ऑल्टरनेट डे पे स्कूल खुलें, क्लास जो है ओपन हो, एक दिन एक क्लास है, दूसरे दिन दूसरी क्लास है, यानी जितना क्राउड कम किया जा सकता है। एक क्लास के अंदर अगर 25 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो वो मेरा ख्याल है 12 होने चाहिए, उसके हाफ करते हैं ताकि उनके दरमियान में डिस्टेंस हो। तो ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी स्कूल को। और जो गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि आप ज़्यादा उस पर चले जाएं। आपके जो असाइनमेंट्स हैं आप उनको व्हाट्सएप कर दें, पेरेंट्स को भिजवा दें, ऑनलाइन कर दें, ये सारी जो कि हुआ भी। और हम शायद इतना फेमिलियर ऑनलाइन एक्टिविटी से कभी पहले नहीं थे जितना अब हो गए हैं, बिल्कुल। और इसका बेनिफिट भी हुआ। और लेकिन ये फेस टू फेस सेशंस क्लास स्कूल में स्पेशली स्टूडेंट के साथ हमने भी देखा, मेरा भी बेटा है तो वो ऑनलाइन में वो चला के साथ में वो गेम खेल रहे होते थे, तो इनके लिए जाना भी ज़रूरी है स्कूल में, प्लस इसके साथ ही पार्शली इसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम काफ़ी हद तक इसको बैलेंस करके लेके अपनी टीचर्स एंड अपने स्टूडेंट्स और इन सब चीज़ों को भी हम सेव कर सकते हैं। चलिए, ये तो सब स्कूल के अंदर की बात हो गई। नाउ अब ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब बच्चे स्कूल से किस तरह घर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, या तो वो वैन्स में आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स इनको ड्रॉप करें। तो इस बारे में भी बताइएगा कि
जब एक बच्चा वैन से स्पेशली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो वैन ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, तो जब एक बच्चा स्पेसिफिकली वैन से आता जाता है तो वो कितना एक्सपोज्ड होता है, कितना ज़्यादा उसके ऊपर चांसेस होते हैं कि वो ख़तरे का शिकार हो सकता है। यहाँ फिर रोल आएगा टीचिंग का, जो हम बात कर रहे हैं कि सबको एजुकेट किया जाए। यहाँ पे अब आ जाएगा रोल उस वैन के ड्राइवर का या उसकी उस मैनेजमेंट का जो ट्रांसपोर्ट को मैनेज कर रही है। तो उसमें वैन की सफाई किस तरह से होगी, उसकी क्लीनिंग डिसइंफेक्शन कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर वैन के अंदर भी बहुत ओवर क्राउड ना किया जाए, बच्चों को वहाँ पे भी डिस्टेंस के साथ बिठाया जाए, और अगर पॉसिबल है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद लेके जाएं, क्योंकि उनको तो पता है कि किस तरह से अपने बच्चे को सेफली स्कूल तक पहुँचाना है। लेकिन मजबूरी है, वैन में लेके जाना है, तो वैन की फिर ये वाली जो SOP इसको फॉलो करना ज़रूरी है कि वो बच्चों जब जा रहे हैं उससे पहले वैन की क्लीनिंग हो और उसकी सफाई हो अच्छी तरह से, फिर बच्चों को डिस्टेंस के साथ बिठाया जाए, और जब बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है, वापस ड्रॉप कर दिया, तो वापस उसकी क्लीनिंग। और ये चीज़ें हमने ना सिर्फ स्कूल में बल्कि हॉस्पिटल्स में भी हमने की हैं, अपनी एम्बुलेंसेज के साथ, अपनी ट्रांसपोर्ट के साथ, जो स्टाफ को लेकर आ रही है, लेकर जा रही है। इन सब चीज़ों को SOP को फॉलो किए बगैर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। समटाइम ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन चारा नहीं है इसके बगैर, ये करना पड़ेगा। इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई भी अब हम कितनी ही डिले कर सकते हैं। बच्चों का काफ़ी ज़ाहिर है, आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, आप लोग के घरों में अगर बच्चे हैं, अगर आप लोग जानते हैं, तो काफ़ी लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया था पढ़ाई के हवाले से। तो चलें, थैंक यू सो मच इस इन्फॉर्मेशन का। तो इन जनरल, इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम SOPs फॉलो करें, अगर हम बच्चों को सही से नॉलेज दें, टीच करें, सिर्फ बच्चों को नहीं, स्कूल मैनेजमेंट को या फिर अपने वैन ड्राइवर्स को, इस तरह के लोगों को हम थोड़ा बताएं कि क्या क्या ख़तरा आ सकता है, तो फिर टीचिंग के हवाले से आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी शुड टेक। अच्छा, चलें अब हम बात करते हैं कि क्लासरूम के अंदर का एनवायरनमेंट किस तरह का हमें रखना चाहिए, बिकॉज मोर और लेस हर स्कूल में आजकल एयर कंडीशनिंग होती है, या फिर एयर कंडीशनिंग नहीं होती तो वेंटिलेशन के अलग अलग रास्ते होते हैं। तो उस हवाले से जब आप एक एयर कंडीशन रूम में होते हैं या अगर वेंटिलेशन सही नहीं होती है, तब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइड कर दें। एक्चुअली जो एयर कंडीशन है उसका सिस्टम ये होता है कि उसमें से एयर जो है वो रूम से ही रीसर्कुलेट हो रही होती है, वहीं की रूम की एयर वापस आ रही होती है, उसी को वो कूल करके वापस रूम में दे रही होती है। तो ये जो एयर सर्कुलेशन सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। वैसे तो कोविड को कहा जाता है कि ये ड्रॉपलेट है, यानी ड्रॉप्स के थ्रू फैलता है, लेकिन कुछ जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि हो सकता है कि ये एयरबॉर्न भी हो, यानी हवा में भी ट्रैवल कर रहा हो। तो उस सूरत में एक बेहतर ये होगा कि एयर कंडीशन यूज करने के बजाय क्रॉस वेंटिलेशन का अरेंज किया जाए, लाइक विंडोज खोली जाएं, दरवाजे खोले जाएं, ताकि एयर जो है वो क्रॉस होती रहे, और इसमें इसका रिस्क जो है वो कम है। तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलें, थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर वैसे होपफुली ये सिचुएशन नहीं आए, बट फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा पॉजिटिव हो भी जाता है, रिगार्डलेस ऑफ फॉलोइंग द SOPs और नॉट फॉलोइंग व्हाटएवर, बट इन दैट सेंस अगर बच्चा हो जाता है पॉजिटिव, फिर पेरेंट्स को और स्पेशली टीचर्स और स्कूल की मैनेजमेंट को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए आगे? देखिए, पहले तो बच्चों को जो मॉनिटर करने की ज़रूरत है, जो कि स्कूल और पेरेंट्स कर ही रहे होंगे, देखें कि अगर 100 से ज़्यादा 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर है या बच्चे को कॉफ हो रही है और वो वर्स होती जा रही है, तो इसको ज़रूर नोटिफाई करें और बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर वो कोविड पॉजिटिव है और कंट्रोलेबल है, ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें ज़रूरत नहीं है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, घर में बच्चे को आइसोलेट कर दिया जाए, बाकी फैमिली मेम्बर्स उसके कॉन्टैक्ट में इतना ज़्यादा ना आएँ, और उसको सेफ इन्वायरमेंट वहाँ पे दें, हेल्दी डाइट दें, अच्छा खाना पीना उसको दें और आइसोलेट रखें। तो आमतौर पे 14 डेज़ की रिकमेंडेशन है कि उसको 14 डेज़ तक आइसोलेट रहना चाहिए। डी आइसोलेशन 14 डेज़ के बाद होनी है, अगर सिम्टम्स नहीं हैं। अगर सिम्टम्स हैं तो वो फिर इसको एक्सटेंड होगा, क्योंकि सिम्टम्स अगर हैं तो डिजीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस अपनी जगह पे रहते हैं। तो 14 डेज़ आमतौर पे इसमें इसका रेस्ट डे होता है, जिसके बाद आप इसको डी आइसोलेट कर सकते हैं। तो आफ्टर 14 डेज द चाइल्ड कैन गो बैक टू द स्कूल एज पर रूटीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब स्कूल में जब अगर बच्चा वापस आ जाता है, तो उसके बाद उसके क्या मेजर्स लेने चाहिए कि बच्चे की, उसको फिर भी क्या मॉनिटर करना चाहिए, उसकी डाइट का स्पेशल ख्याल, तो स्कूल में भी अगर बच्चा ठीक हो के स्कूल वापस गया है, इवन टीचर भी अगर कोविड पॉजिटिव थे और स्कूल वापस गए हैं, तो ये सारी SOPs उनको वैसे कंटिन्यू फॉलो करना है, क्योंकि रीअकरेंस होता है इसके अंदर, डिजीज दोबारा आ सकती है। तो इसलिए तमाम लोग, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सबको अपनी SOPs को फॉलो करना ही है।
चलें ठीक है, आप एक लास्ट अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स जो है, आई थिंक पर्सनली आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ पीपल वो वेरी वरिड कि हम बच्चों को भेजें या नहीं भेजें, क्योंकि जाहिर है दिमाग के एक हिस्से में रहता है कि खुदा ना खास्ता कुछ बात ना हो जाए। तो क्योंकि सब इतने डरे हुए हैं, लेकिन सबको पता है कि अब घर में भी सिर्फ नहीं बैठ सकते, ज़िंदगी को चलाना ही है जिस तरह भी चल रही है। तो उनके लिए आप कुछ अगर बोलना चाहें, अगर उनको बताना चाहें कि हाउ वो अपने आप को इस चैलेंज से निकाल सकें। देखिए, अभी तक जो पाकिस्तान में हमने देखा है वो ये कि हमने इसको बहुत जल्दी अपने आप कंट्रोल किया है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है ये सब हम सब लोगों की कोशिशों की वजह से ही, आप लोगों की कोशिशों की वजह से ही है। स्पेशली बच्चों को हम बहुत देर तक आइसोलेट नहीं कर सकते। वो खेलने भी चाहेंगे, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ भी चाहिए, उनका स्कूल सारा भी है। तो हम अब तक जो सारी बात की स्कूल के हवाले से, बच्चों को घर से बाहर भी भेजें, लेकिन ये सारी एजुकेशन के साथ कि अगर वो बाहर कहीं खेलते भी हैं, किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बच्चे आजकल क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बहुत इनकी एक्टिविटीज़ हैं जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी तमाम SOP का ख्याल रखें। ज़्यादा घबराएं नहीं, अगर बच्चा फॉलो कर रहा है चीज़ों को तो उसको जाने दें। उसकी हेल्दी एक्टिविटीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, और प्लस उसकी डाइट का ख्याल रखें, शावरिंग का ख्याल रखें, हाथ धोने का ख्याल रखें। बच्चे को ज़रूर आदत लगाएं कि वो मास्क पहने। हमें नहीं मालूम कोविड कब तक है, कब तक जाएगा, हो सकता है ये हमारी आदत का हिस्सा बन जाए कि हम हर वक्त मास्क पहन के घूम रहे हो। लेकिन बच्चों के अंदर ये एजुकेशन आ जानी चाहिए, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्द निजात दे, और स्टे सेफ। चले, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी बातें पसंद आई होंगी, और अगर आप लोग को कुछ भी रेलेवेंट लगी है ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसको और आगे फैलाइए अपने बच्चों को, अपने बच्चों के दोस्तों को, या जितनी भी आप स्प्रेड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूर कीजिएगा। हमारा इस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी कमेंट्स या कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।